हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओके प्लैनेट चैनल पे, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों और अपकमिंग आईपीओ का रिव्यू करते हैं। आज का ये वीडियो भी एक अपकमिंग कंपनी के आईपीओ का रिव्यू का रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जेम्स एरोमेटिक लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारे पोर्शंस को कवर करने वाले हैं, जैसे कि ये कंपनी करती क्या है, इनका मेन बिजनेस क्या है, आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, इस कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है, ये आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा है, इस कंपनी के रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसमें प्रोज और कॉन्स क्या हैं, और करंट मार्केट में इस कंपनी का आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, जिनका इस्तेमाल ओरल केयर, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट जैसे मेडिसिन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होता है। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेनली मिंट एंड मिंट डेरिवेटिव्स एंड क्लोव डेरिवेटिव्स, फिनॉल केमिस्ट्री और अदर इंग्रेडिएंट्स में यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास और भी कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस कंपनी का बिजनेस 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ में देखने को मिल जाता है और इंडिया के टॉप ब्रांड्स जैसे कोलगेट, पामोलिव, डाबर, पतंजलि, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी मेनली एरोमा और इसेंशियल्स ऑयल के बिजनेस में डील करती है। जब भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो जो मिंट फ्लेवर होता है, तो उसमें ये जो मिंट फ्लेवर जो होता है वो ये कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे बहुत सारे ऑयल्स में डिफरेंट टाइप का फ्रेगनेंसेस देखने को मिलता है, तो वो सारा जो फ्रेगनेंसेस और इसेंशियल ऑयल है ये कंपनी एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को, जो अपने प्रोडक्ट्स में मिक्स करते हैं और हमें वो मिंट फ्लेवर या फिर यूकेलिप्टस का स्मेल, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। कंपनी का ओवरव्यू समझने के बाद चलिए अब आईपीओ के डिटेल्स पे फोकस करते हैं। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका साइज 451.25 करोड़ रहने वाला है और जिसमें से 175 करोड़ फ्रेश इशू है और 276.25 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। इस आईपीओ में आप 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच तक में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 2 का रहने वाला है और आईपीओ का प्राइस बैंड 309 से 325 के बीच में रखा गया है और पर लॉट में 46 शेयर रहने वाले हैं। इस कंपनी की लिस्टिंग आपको एनएसई और बीएसई दोनों पे देखने को मिलेगी। आईपीओ 19 अगस्त को अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा और 21 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 22 अगस्त को देखने को मिलेगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपको रिफंड 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमेट अकाउंट में ये 25 अगस्त को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस कंपनी की लिस्टिंग 26 अगस्त को देखने को मिलेगी, यानी 26 अगस्त से इस कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट में 46 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,950 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 1,94,350 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,300 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम आप 66 लॉट के लिए जाएंगे और इस लॉट के लिए आपको 9,86,700 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट के लिए आपको जाना पड़ेगा और जिसके लिए आपको 10,01,650 रुपये देने पड़ेंगे। अभी के समय में प्रमोटर की होल्डिंग 75% देखने को मिल रही है और जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट में, उस समय पे प्रमोटर की होल्डिंग 55% देखने को मिलेगी, यानी लगभग 20% का माल ऑफलोड किया जा रहा है ड्यूरिंग दिस आईपीओ। इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है। वहीं रिटेल कैटेगरी में 35% शेयर्स रिजर्व हैं और एनआईआई कैटेगरी में 15% रिजर्व देखने को मिलेगा। अब चलिए इस कंपनी के फिनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। हमारे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल है। FY23 में 425 करोड़ देखने को मिल रहा था, वहीं FY24 में ये बढ़ के 454 करोड़ हो गया
और FY25 में ये 505 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी टोटल इनकम में जंप देखने को मिल रही है। जंप बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा करके ही, बट ग्रोइंग फेज में ही ये देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 23 में ये 44 करोड़ था, जो कि 24 में यानी फिनेंशियल ईयर 24 में बढ़ के 50 करोड़ हो गया, और फिनेंशियल ईयर 25 में 53.38 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी थोड़ी सी जंप देखने को मिल रही है। वहीं ईबिटा की बात करें तो ये FY23 में 66.19 करोड़ था, जो कि FY24 में 78.35 करोड़ हो गया, और FY25 में ये 88.45 करोड़ देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो इसमें भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहा है। वहीं बोरोइंग की बात करें तो FY23 में ये 89 करोड़ था, जो कि FY24 में 111 करोड़ देखने को मिला, और 2025 में तो ये डायरेक्टली डबल होके 222.37 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी टोटल बोरोइंग बहुत ज़्यादा ले रही है, ये तो देखने को इस फिनेंशियल डेटा से मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो कंपनी का फिनेंशियल डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी ने बोरोइंग तो बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, बट उस रिस्पेक्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप देखने को तो नहीं मिल रहा है। यानी ये बिजनेस जो है एक एवरेज सा ही बिजनेस है, इसमें एक एक्सपोनेंशियल टाइप की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट की इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। ROE की बात करें तो 18.8% देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो 16.02% देखने को मिल रहा है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.78 देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन 10.56% और EBITDA मार्जिन 17.55% देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.36 देखने को मिल रहा है। वहीं EPS की बात करें तो प्री IPO ये 11.39 है, जो कि पोस्ट IPO यानी IPO जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ये 10.22 देखने को मिलेगा। वहीं PE की बात करें तो प्री IPO में 28.52 है, जो कि इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद यानी पोस्ट IPO के बाद 31.8 देखने को मिलेगा। देखिए, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा था कि कंपनी लगभग 175 करोड़ का फ्रेश इशू लाने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इस फ्रेश इशू का क्या करने वाली है, क्योंकि 276.25 करोड़ जो है वो तो ऑफर फॉर सेल है, वो सारा पैसा एग्जिस्टिंग प्रमोटर लेके जाने वाले हैं। यानी ये जो 275.25 करोड़ है वो कंपनी के जेब में नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर के जेब में जाने वाला है। तो देखिए, कंपनी ने मेंशन किया है कि ये जो फ्रेश इशू रहने वाला है उससे जो पैसे आने वाले हैं उसमें से 140 करोड़ का जो यूज है वो जो एग्जिस्टिंग इनके पास बोरोइंग है उसके रिपेमेंट के लिए ये करने वाले हैं, और बाकी का जो पैसा बचा रहेगा उसका यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होने वाला है। अभी के समय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के IPO का GMP 42 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रहा है, यानी लगभग 13% का GMP देखने को मिल रहा है। और देखिए, GMP का वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। अगर आप इस कंपनी के IPO में जस्ट लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले या फिर जब आप अप्लाई करने वाले हैं उस समय के GMP को कंसीडर करके ही आप अपना मन बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका फिनेंशियल्स जो था बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक देखने को नहीं मिल रहा था। इसके फिनेंशियल्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ तो थी, बट एक फ्लैटिस अप टाइप की ग्रोथ थी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो लेट्स सी आने वाले समय में इसके GMP में सुधार होता है या फिर नहीं होता है। अगर इसके GMP में अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलता है तो फिर आप इस कंपनी के IPO के लिए या फिर इस कंपनी के IPO में शॉर्ट टर्म गेन के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी से रिलेटेड सारे पोर्शंस को हमने कवर कर लिया। तो चलिए इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रेंथ है कि इसके पास बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, जो कि हमने देखा है। सेकेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका रीच डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह पे देखने को मिल जाता है। वहीं थर्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका जो फिनेंशियल्स है उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ ही देखने को मिला है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लें तो इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ ही देखने को मिला है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है या फिर इस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ का पॉइंट है। और फोर्थ स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी के पास बड़े ब्रांड एज अ क्लाइंट हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कोलगेट इनका क्लाइंट है, डाबर क्लाइंट है, पतंजलि क्लाइंट है। तो ये सारे बड़े नाम इनके क्लाइंट्स में शामिल हैं। अब चलिए इस कंपनी के वीकनेसेस को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस कंपनी के पास बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, बट उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है मिंट और मिंट डेरिवेटिव्स।
ये इनके रेवेन्यू का 73% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आने वाले समय में मिंट से रिलेटेड कोई दूसरा कॉम्पिटिटर सप्लाई को प्रोवाइड कराता है इनके क्लाइंट्स को, तो इनके रेवेन्यू में सिग्निफिकेंटली इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं एक दूसरा बड़ा रिस्क ये भी है कि बुदन फैसिलिटी के लैंड पर लिटिगेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। अगर ये प्लांट इम्पैक्ट हुआ तो ओवरऑल प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड रिस्क की बात करें तो इस बिजनेस के लिए हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है और सप्लाई चेन भी रिस्की देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेजर सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और लास्ट रिस्क की बात करें तो रॉ मटेरियल के प्राइस में अक्सर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और रेगुलेटरी चेंज आने पे भी इस कंपनी के बिजनेस पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल हमने सारे पोर्शंस को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आप खुद से भी एक बार डिटेल में स्टडी कर लें, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया गया इन्फॉर्मेशन जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ना तो इस आईपीओ में अप्लाई या फिर ना तो इस आईपीओ से अवॉइड करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे इनकरेज करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।